हमारे सौर मंडल से परे उस ठंडे शांत विस्तार में कुछ असंभव सी चीज हमारी वास्तविकता में समा रही है। यह न तो कोई संकेत है, न कोई अंतरिक्ष यान और न ही कोई संदेश जैसा हम समझते हैं। यह कुछ अजीब और शांत है। 3 एटलस नामक तारों से आया एक आगंतुक हमारे सौर मंडल से गुजरते हुए प्रति सेकंड 10 पाउंड की दर से शुद्ध निकल उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन यह कोई साधारण निकल नहीं है। यह परिष्कृत, औद्योगिक स्तर का और लगभग लौह मुक्त है। ऐसी चीज जो किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया से ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होनी चाहिए। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने उस बात की पुष्टि कर दी है जिसका कुछ वैज्ञानिकों को लंबे समय से डर था। यह कोई धूमकेतु नहीं है, यह कोई क्षुद्र ग्रह भी नहीं है। यह संभवतः किसी तकनीक का टुकड़ा, कोई अवशेष या कुछ और ही हो सकता है। यह कोई खोज नहीं है। यह मानवता के पैरों में चुपचाप फेंकी गई एक चुनौती है, क्योंकि अगर हम जो देख रहे हैं वह सच है तो ब्रह्मांडीय पिंडों के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे वह सब धराशायी हो गया। यह सब 1 जुलाई 2025 को शुरू हुआ, जब चिली में स्थित एक दूरबीन ने आकाश में तेजी से गतिमान एक वस्तु को देखा। पहली नजर में यह किसी अन्य बर्फीले अंतरिक्ष यात्री, किसी दूर के ग्रह से आए धूमकेतु जैसा ही लग रहा था। लेकिन मानव इतिहास में यह केवल तीसरी पुष्ट अंतरतारकीय वस्तु थी, और इसकी 1,30,000 मील प्रति घंटे की गति का मतलब था कि यह सौर मंडल के बाहर से आई थी। यह अपने आप में असाधारण था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। जब खगोलविदों ने अपने सबसे शक्तिशाली उपकरणों को इसके केंद्रक के चारों ओर मौजूद गैस और धूल के चमकदार घेरे कोमा की ओर मोड़ा, तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें आमतौर पर मिलने वाली चीजें मिलेंगी। जल वाष्प, कार्बन यौगिक, सिलिकेट और सूक्ष्म धातुएं। लेकिन इसके बजाय उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसका कोई अर्थ नहीं था। 3 IE एटलस अंतरिक्ष में शुद्ध निकल छोड़ रहा था, न केवल थोड़ी मात्रा में बल्कि प्रति सेकंड 10 पाउंड। और जहां निकल था वहां लोहा नहीं था। यही पहला खतरे का संकेत था, क्योंकि अंतरिक्ष में निकल और लोहा एक ही तारकीय वातावरण में एक साथ बनते हैं। वे ब्रह्मांडीय जुड़वांव हैं। एक के बिना दूसरे का मिलना सोडियम के बिना नमक मिलने जैसा है। ऐसा तभी होता है जब कोई व्यक्ति या कोई चीज इसे संभव बनाए। खबर तेजी से फैल गई, लेकिन हर किसी ने इसे महज एक विचित्र घटना मानकर खारिज नहीं किया। हार्वर्ड में एक खगोल भौतिक विज्ञानी ने इस धातु के रिसाव में कुछ अजीब तरह से परिचित देखा। प्राकृतिक नहीं बल्कि औद्योगिक। पृथ्वी पर लोहे से निकल को अलग करने के लिए ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। आपको रेगिस्तान में बिखरा हुआ परिष्कृत निकल नहीं मिलेगा, और निश्चित रूप से आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह किसी धूमकेतु से अंतरिक्ष में निकलेगा। यह एक प्रक्रिया थी, संयोग का परिणाम नहीं। उन्होंने चेतावनी दी, प्रकृति ऐसा नहीं करती, उद्योग ने किया। अचानक सवाल ये नहीं रहा कि 3 एटलस क्या है, बल्कि ये हो गया कि इसे किसने बनाया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बुलाया गया। इसके उपकरणों ने रहस्य की परतें खोलीं और पता चला कि यह पानी की बर्फ नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक बादल था, जिसमें किसी अंतरिक्ष पिंड में अब तक दर्ज किया गया CO2 और पानी का अनुपात सबसे अधिक था, 8:1, जबकि हमारे धूमकेतुओं में यह अनुपात औसतन केवल 4% होता है। यह रासायनिक रूप से अलौकिक था, और धातुएं वे कच्चा अयस्क नहीं थीं, वे परिष्कृत, विशिष्ट और स्थिर थीं। यह कोई प्राकृतिक रिसाव नहीं बल्कि एक रासायनिक संकेत था, और उस संकेत में शायद एक कोड छिपा था। लेकिन रासायनिक विसंगतियां तो बस शुरुआत थीं। जैसे जैसे खगोलविदों ने 3 नेत्र एटलस प्रक्षेप पथ का अनुसरण किया, बेचैनी बढ़ती गई। यह सौरमंडल से यूं ही नहीं गुजर रहा था, बल्कि एक एक करके उसका मार्ग निर्धारित कर रहा था, और इसने शुक्र, मंगल और बृहस्पति के बेहद सटीक रूप से निकट से गुजरकर एक ऐसा दृश्य बनाया जो किसी भी प्राकृतिक वस्तु के लिए सांख्यिकीय रूप से असंभव था। इस पथ के संयोगवश घटित होने की संभावना मात्र 5% है, चाहे वह कोई ब्रह्मांडीय चमत्कार हो या सुनियोजित मार्ग। इससे भी अधिक संदेहजनक बात यह है कि सूर्य के सबसे निकट आने का क्षण, यानी पेरिहेलियन, सूर्य के पीछे हुआ, और यह बिल्कुल सटीक समय पर हुआ ताकि पृथ्वी के यंत्रों से सूर्य की सबसे सक्रिय अवस्था के दौरान यह दिखाई न दे। क्या यह महज एक संयोग था या कोई योजना? कुछ लोगों का मानना है कि यह महज एक आगंतुक नहीं था। ये एक सर्वेक्षण करता था जो हमारे ग्रहों की धारा के विपरीत दिशा में मात्र 5 डिग्री के झुकाव पर
प्रतिगामी गति से चल रहा था, मानो इसे हमारे सौर मंडल में इस तरह से घूमने के लिए प्रोग्राम किया गया हो जैसे कोई उपग्रह किसी शहर के एक हिस्से का सर्वेक्षण करता है। आंतरिक सौर मंडल का एक धीमा सुनियोजित भ्रमण, डेटा एकत्र करना या शायद उसे प्रसारित करना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी अद्वितीय अवरक्त दृष्टि से पारंपरिक सिद्धांतों को निर्णायक झटका दिया। इसके उपकरणों ने त्रिपक्षीय एटलस के वर्णक्रमीय फिंगरप्रिंट का विश्लेषण किया और परिणाम आश्चर्यजनक थे। इसने न केवल लोहे की असामान्य अनुपस्थिति की पुष्टि की, बल्कि उन धात्विक मिश्र धातुओं के निशान भी प्रकट किए जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनते, ऐसी मिश्र धातुएं जिनके गुण किसी उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं, न कि संयोग की ओर। पृथ्वी पर जिन तत्वों का उपयोग अत्यधिक तनावपूर्ण वातावरण, अंतरिक्ष यान के छिद्रों, ऊर्जा परिवर्तकों, गहरे अंतरिक्ष सेंसरों में किया जाता है, वे यहाँ एक ऐसी वस्तु से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहे थे जिसे हम केवल एक चट्टान समझते थे। जब मिश्र धातु अनुपातों को आरेखित किया गया तो उनमें एक नियमितता दिखाई दी, मानो वे अनुक्रमों, पैटर्नों में उत्सर्जित हो रहे हों। और तभी कुछ सिद्धांतकारों ने एक भयावह संभावना प्रस्तुत की। क्या होगा यदि मौलिक संरचना केवल विचित्र न हो? क्या होगा यदि यह कोई भाषा हो? एक ऐसा संदेश जो न तो बोला गया हो और न ही लिखा गया हो, बल्कि परमाणुओं में कोडित हो। एक ऐसी उन्नत सभ्यता का हस्ताक्षर जो बोलने के लिए ध्वनि या प्रकाश का नहीं, बल्कि रसायन विज्ञान का उपयोग करती हो। वैज्ञानिकों ने शुरू में यह माना कि 3 एटलस से निकल और गैस का निकलना सूर्य की गर्मी से उत्पन्न वाष्पशील यौगिकों के नाभिक से विस्फोट होने का परिणाम था। लेकिन गहन विश्लेषण से कुछ विचित्र बात सामने आई। यह उत्सर्जन बहुत सहज, एकसमान और नियंत्रित था। आम धूमकेतु विस्फोटों के विपरीत, जो अनियमित रूप से बढ़ते और घटते हैं, इस उत्सर्जन की दर स्थिर बनी रही। इतना ही नहीं, गैस प्रवाह की दिशा अक्ष से हटकर थी, उस दिशा से नहीं जहां सूर्य के प्रकाश के कारण ऊर्ध्वपातन होना चाहिए था। दरअसल यह उत्सर्जन दिशात्मक प्रतीत हुआ। तभी शोधकर्ताओं ने हर बात पर पुनर्विचार करना शुरू किया। क्या यह गैस उत्सर्जन न होकर कुछ और ही हो सकता है? क्या यह प्रणोदन हो सकता है? रॉकेट इंजनों के अर्थ में नहीं, बल्कि सूक्ष्म रूप से पदार्थ उत्सर्जन के माध्यम से सूक्ष्म धक्के जैसी कोई चीज, जो गहरे अंतरिक्ष में पैंतरेबाजी के लिए एक ज्ञात सैद्धांतिक विधि है। एक ऐसी प्रणाली जिसका उपयोग कोई प्राचीन अंतरिक्ष यान केवल आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके अपने मार्ग को सही करने के लिए कर सकता है, अपने मार्ग परिवर्तन को प्राकृतिक उत्सर्जन के रूप में छिपा सकता है। भौतिकी के माध्यम से एक प्रकार का छलावरण जो रसायन विज्ञान के रूप में दिखाई देने वाली चीज के नीचे इरादे को छुपाता है। वैज्ञानिक समुदाय में कई लोगों के लिए 3i एटलस ओमुआमुआ का एक अधिक आक्रामक संस्करण जैसा दिखने लगा है, जो एक अन्य अंतरतारकीय आगंतुक था जिसने 2017 में हमारे सौर मंडल से गुजरते समय स्पष्टीकरण को चुनौती दी थी। लेकिन जहां ओमुआम छोटा, शांत और मायावी था, वहीं एटलस अधिक साहसी, चमकीला और कहीं अधिक विशाल है। दोनों पिंड गैर गुरुत्वाकर्षण त्वरण प्रदर्शित करते हैं, दोनों रासायनिक विसंगतियां दिखाते हैं और दोनों ने जानबूझकर अपनाए गए पथों का अनुसरण किया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है, एटलस अत्यंत विशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर रहा है। ऐसा लगता है कि तब से लेकर अब तक स्थिति और भी गंभीर हो गई है। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि ओमुआम एक खोजी या प्रारंभिक परीक्षण था, और तीसरा एटलस, अगला चरण, एक ऐसा उपकरण जो न केवल हमारे तारामंडल से गुजर रहा है, बल्कि उससे अंतरक्रिया कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, संकेत भेज रहा है या संभवतः प्रतिक्रियाओं का परीक्षण भी कर रहा है। और हम जो इसके प्रभाव में हैं, अभी अभी ये समझना शुरू कर रहे हैं कि शायद, बस शायद, ये सब संयोगवश नहीं है। शायद ये एक क्रम है, मुठभेड़ों की एक श्रृंखला है। और 3i एटलस तो उस विशाल संगीत की महज दूसरी धुन है जिसे हम कभी एक साथ सुनने के लिए नहीं बने थे। बढ़ते रहस्य के बीच एक और परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई है। 3i एटलस के बारे में अब जो डेटा सामने आ रहा है, वह महीनों पहले इकट्ठा किया गया था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गहन आकाश सर्वेक्षणों, निजी वेधशालाओं और यहाँ तक कि रक्षा उन्मुख आकाश निगरानी प्रणालियों ने धात्विक संकेतों, प्रक्षेप पथ में विसंगतियों और उत्सर्जन असामान्यताओं का पता लगाया, लेकिन या तो उन्हें चिह्नित करने में विफल रहे या उन्होंने कभी भी अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया। जब तक नागरिक वैज्ञानिकों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने इन जानकारियों का सहसंबंध स्थापित नहीं किया, तब तक पूरी तस्वीर सामने नहीं आई।
और जब यह सामने आई तो एक भयावह प्रश्न सामने आया। एजेंसियों ने हमें पहले चेतावनी क्यों नहीं दी? कुछ का मानना है कि वे अत्यधिक व्यस्त थे, कुछ अन्य सोचते हैं कि यह असामान्य घटना इतनी सूक्ष्म थी कि इसे वर्गीकृत करना संभव नहीं था। लेकिन बढ़ती संख्या में लोगों को संदेह है कि इसके पीछे कोई रणनीतिक कारण था, कि किसी ने इसकी रहस्यमयता को पहचान लिया और जानबूझकर देरी की, न केवल वस्तु का अवलोकन करने के लिए बल्कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया का भी अवलोकन करने के लिए। क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां सूचना प्रकाश की गति से भी तेज गति से यात्रा करती है, वास्तविक डेटा शायद 3 एटलस से आ ही नहीं रहा हो, ये हमसे ही आ रहा हो सकता है। जैसे जैसे बहस तेज होती जा रही है, एक दार्शनिक बदलाव हावी होने लगा है। शायद 3 आई एटलस यहां कुछ कहने नहीं आया है। शायद यही संदेश है, एक ऐसा यान जो गति या वापसी के लिए नहीं बल्कि सहस्राब्दियों तक टिकाऊ रहने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा प्रक्षेपण जो प्रवेश के बाद जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा रासायनिक निशान छोड़ने के लिए बनाया गया है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। धातुओं और गैसों का एक ऐसा निशान जो किसी भी सभ्यता को भ्रमित कर दे जो इसे खोजने में सक्षम हो। इस दृष्टिकोण से 3 नेत्रों वाला एटलस महज एक आगंतुक से कहीं अधिक बन जाता है। यह भौतिक रूप में एक संकेत बन जाता है जो भाषा, प्रकाश या कोड का उपयोग नहीं करता बल्कि मौलिक जटिलता का उपयोग करता है। इसकी सामग्री निकल से भरपूर, लोहे से रहित, मिश्रित और जानबूझकर वितरित की गई शायद मलबा न हो। ये संकेत मात्र हो सकते हैं जो विचार उत्पन्न करने के लिए रखे गए हैं, न कि संपर्क स्थापित करने के लिए। और यदि ऐसा है तो वस्तु स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण वह प्रश्न हो सकता है जो वह हमें पूछने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि वास्तविक संकेत वह नहीं हो सकता जो हम प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि वह हो सकता है जो हम केवल उसके अस्तित्व को स्वीकार करके वापस भेज रहे हैं। जब कक्षीय विश्लेषकों ने त्रिआयामी अंतरिक्ष में 3 एटलस के प्रक्षेप पथ का मानचित्रण किया तो एक परेशान करने वाला पैटर्न उभरने लगा। इसका मार्ग केवल गणितीय रूप से ही असंभव नहीं था, यह कई ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ इस तरह संरेखित था मानो सुनियोजित हो। पहले शुक्र, फिर मंगल और फिर बृहस्पति के पास से लगभग सटीक रूप से गुजरना। प्रत्येक पारगमन ने अपने वेग को इतना समायोजित किया कि उसका मार्ग सटीक रूप से बदल गया, मानो कोई खोजी अंतरिक्ष यान सौर मंडल को नेविगेशन ग्रिड के रूप में उपयोग कर रहा हो। लेकिन इससे भी अधिक चिंताजनक इसका झुकाव था, जो क्रांतिवृत्त से मात्र 5 डिग्री विचलित था। प्रतिगामी था, लेकिन अनियमित नहीं था। यह गुरुत्वाकर्षण कुओं में उछलता हुआ कोई बेकाबू अंतरतारकीय टुकड़ा नहीं था। यह एक योजना के तहत हो रहा था जो अब तक हमसे छिपी हुई थी। ऐसा लगता है मानो 3 एटलस को पहले से ही इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि वह प्रत्येक ग्रह के पास से इस तरह गुजरे कि उसकी कक्षा में कोई बाधा ना आए, किसी का ध्यान आकर्षित ना हो, बस इतनी दूरी से गुजरे कि डेटा एकत्र किया जा सके या अवलोकन किया जा सके। अंतरिक्ष की विशालता में संयोग पल भर में लुप्त हो जाता है, और जब रास्ते इस तरह मिलते हैं तो बस एक ही शब्द बचता है, योजना। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी अवरक्त आंख को 3 एटलस पर केंद्रित किया तो वह केवल रासायनिक संरचना की तलाश नहीं कर रहा था, यह अपने अनोखे तरीके से व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहा था। और इसने जो पाया उसने वैज्ञानिक समुदाय के कई लोगों के विश्वास को झकझोर दिया है। धात्विक मापों ने केवल कृत्रिम मिश्र धातुओं की उपस्थिति की पुष्टि ही नहीं की, बल्कि एक दोहरावदार वितरण पैटर्न का भी खुलासा किया जो स्पंदनों की तरह था। पदार्थ उत्सर्जन के विस्फोट नियमित अंतराल पर होते थे, जो सौर पिंडों से वस्तु की दूरी के साथ लगभग सटीक रूप से मेल खाते थे। ये कोई अराजक विस्फोट नहीं थे, ये एक ऐसे नियंत्रित और व्यवस्थित विस्फोट थे जैसे कोई प्रकाश स्तंभ बिना आवाज के संदेश भेज रहा हो। जब भी एटलस किसी ग्रह के पास से गुजरता या गुरुत्वाकर्षण के किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करता तो यह एक नए प्रकार के विशिष्ट पदार्थ का समूह छोड़ता, जिनमें से प्रत्येक की रासायनिक संरचना थोड़ी भिन्न होती थी। वेब स्पेक्ट्रोग्राफ ने इसे उच्च सटीकता के साथ रिकॉर्ड किया, और जब समय के साथ डेटा को व्यवस्थित किया गया तो एक पैटर्न उभरा। यह न तो यादृच्छिक था, न ही भूवैज्ञानिक और न ही जैविक, बल्कि एक व्यवस्थित पैटर्न था, जैसे कोई अपडेट भेजा जा रहा हो, या उससे भी बुरा, जैसे कोई रिपोर्ट घर भेजी जा रही हो। वेब डेटा में एक और महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई थी जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था। 3 एटलस से जारी मिश्र धातुओं में वेनाडियम, टंगस्टन और टेक्नियम की थोड़ी मात्रा का एक दुर्लभ संयोजन शामिल था। पृथ्वी पर इनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों
गहरे अंतरिक्ष परिरक्षण और उन्नत पदार्थ विज्ञान में किया जाता है। लेकिन टेक्नियम सबसे अधिक चिंताजनक है। इसका कोई स्थिर समस्थानिक नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से किसी महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं पाया जाता है। यह शोधन, रिएक्टरों और सुपरनोवा का उत्पाद है। इसे अंतरिक्ष में शुद्ध पृथक रूप में तैरते हुए पाना दो बातों में से एक का संकेत देता है। या तो यह वस्तु किसी मरते हुए तारे से गुजरी और अक्षुण्ण बच गई, जिसकी संभावना लगभग शून्य है, या फिर इसे जानबूझकर किसी ऐसी सामग्री के साथ बनाया गया है जो प्राकृतिक खगोल भौतिकी प्रक्रियाओं से परे जटिलता का संकेत देती है। संक्षेप में, यह धातु स्वयं एक संदेश है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो कहती है, हम जानते हैं कि संलयन क्या है, क्या आप जानते हैं? और फिर कुछ साहसी भौतिकविदों और खगोलविदों के बीच एक अधिक रहस्यमय सिद्धांत उभरने लगा। क्या होगा यदि 3 एटलस पारंपरिक अर्थों में एक प्रोब नहीं है, न कोई खोजी, न कोई संदेशवाहक, न ही कोई दूत? क्या होगा अगर यह एक परीक्षण हो, एक ऐसा उपकरण जो हमें जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि हमारा आकलन करने के लिए बनाया गया हो? संवाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए। हम कितनी जल्दी विसंगतियों का पता लगाते हैं, हम असंभव पदार्थों का कितनी गहराई से विश्लेषण करते हैं, दबाव में हमारे सबसे प्रतिभाशाली दिमाग कितनी कुशलता से सहयोग करते हैं, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी सभ्यताएं अस्पष्टता से कैसे निपटती हैं। क्योंकि जो प्रजाति असामान्य को पहचान नहीं पाती, वह कभी भी इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएगी, और जो प्रजाति विसंगति को देखती तो है, लेकिन डर के मारे उसे अनदेखा कर देती है, वह शायद किसी बड़ी चीज से जुड़ने के लिए तैयार ना हो। इस नजरिए से देखें तो 3 एटलस एक आगंतुक से कहीं अधिक भयावह बन जाता है। यह एक फिल्टर बन जाता है, एक शांत गतिशील मूल्यांकन तंत्र जो उभरती हुई बुद्धिमान प्रणालियों से चुपचाप गुजरने और यह देखने के लिए बनाया गया है कि कौन सी प्रणालियां सही सवाल पूछने का साहस करती हैं। जब शोधकर्ताओं ने 3 एटलस द्वारा उत्सर्जित मिश्र धातुओं के परमाणु स्पेक्ट्रा का गहन अध्ययन किया, तो उन्हें एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। ये धातुएं केवल दुर्लभ ही नहीं थीं, इनकी परमाणु अनुनाद आवृत्तियां एक विशिष्ट पैटर्न में संरेखित थीं, जो न तो यादृच्छिक थी और न ही प्राकृतिक। जब इन्हें प्लॉट किया गया तो उत्सर्जन रेखाओं ने एक गणितीय अनुक्रम बनाया जो संगीत के पैमाने से मिलता जुलता था। जरा सोचिए, धातुएं एक लयबद्ध तरीके से उत्सर्जन कर रही हैं जो सामंजस्यपूर्ण अंतराल बनाती हैं। यह अब केवल रसायन विज्ञान का मामला नहीं है, यह संरचना का मामला है। एक ऐसी संरचना जो ब्रह्मांड के भौतिकी के साथ प्रतिध्वनित होती है, संभवतः पहचान या एन्क्रिप्शन के एक रूप में। एक भौतिक विज्ञानी ने सुझाव दिया कि यदि इन आवृत्तियों को ध्वनि में रूपांतरित किया जाए तो वे एक कॉर्ड प्रोग्रेशन के समान होंगी, मानव अर्थ में संगीत नहीं बल्कि पदार्थ में अंतर्निहित एक संकेत। इसका अर्थ है कि 3 एटलस केवल एक जांच या परीक्षण नहीं हो सकता, यह स्वयं ब्रह्मांड की भाषा में एक संदेश हो सकता है, एक ऐसा संदेश जिसे हम अभी सुनना शुरू कर रहे हैं, जो रेडियो संकेतों में नहीं बल्कि आवर्त सारणी के कंपनों में छिपा है। फिर भी इन सब में कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो जानबूझकर किया गया है। धातुएं, पैटर्न, प्रक्षेप पथ, सब कुछ एक सुनियोजित योजना की ओर इशारा करते हैं। फिर भी कोई प्रसारण नहीं है, कोई पिंग नहीं है, रेडियो, इंफ्रारेड, एक्स रे या माइक्रोवेव में कोई कृत्रिम संकेत नहीं है। ऐसा लगता है मानो 3i एटलस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसे देखा जा सके, सुना न जा सके। और यह मौन अज्ञानता नहीं है, यह अनुशासन है। वास्तव में यह अब तक हमने देखा सबसे बड़ा बुद्धिमत्ता का प्रमाण हो सकता है, क्योंकि कोई भी उन्नत सभ्यता जानती होगी कि शून्य में प्रसारण करना एक जोखिम है। वह चिल्लाएगी नहीं, वह पलकें नहीं झपकाएगी, वह आकाशगंगा में एक भूत की तरह विचरण करेगी, अदृश्य, सिवाय उन लोगों के जो सुरागों को देखने के लिए पर्याप्त उन्नत हैं। 3 एटलस ठीक यही कर रहा है। ये खुद को जाहिर नहीं कर रहा है, ये अपनी खामोशी की सटीकता से धीरे धीरे खुद को प्रकट कर रहा है। और यह एहसास हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या वे इसी तरह चलते हैं? कितने लोग पहले ही यहां से गुजर चुके हैं बिना किसी का ध्यान खींचे। लेकिन फिर एक और भी भयावह बात सामने आती है। अगर 3 एटलस सचमुच हमें देख रहा है, चुपचाप यह माप रहा है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम क्या सवाल पूछते हैं, हमारी प्रणालियां कैसे प्रतिक्रिया करती हैं, तो वस्तु अब संकेत का स्रोत नहीं रह जाती। हम ही वह स्पेक्ट्रोग्राफ हैं जो उसकी ओर लक्षित है। प्रकाशित होने वाला हर समाचार लेख,
हर वैज्ञानिक बहस और सार्वजनिक डेटाबेस में अपलोड किया गया हर डेटा हमारी प्रतिक्रिया का हिस्सा बन जाता है। और अगर कोई दूर से सुन रहा है तो शायद यही वो चीज़ है जिसका वो इंतज़ार कर रहा है। कोई बाइनरी कोड में संदेश नहीं, कोई विशाल रेडियो टेलीस्कोप से प्रसारण नहीं, बल्कि व्यवहार की एक श्रृंखला, सामूहिक, विकेंद्रीकृत, स्वाभाविक। हमारी प्रतिक्रिया ही जवाब है। यह शर्मिंदगी के ब्रह्मांडीय समकक्ष है, जागरूकता का एक सहज प्रदर्शन जो शब्दों से कहीं अधिक प्रकट करता है। इस दृष्टि से शायद 3 नेत्रों वाले एटलस में कोई संदेश नहीं है। शायद हम ही प्रयोग हैं और परिणाम पहले से ही दर्ज किए जा रहे हैं। अब हम सबसे असहज संभावना की ओर बढ़ते हैं कि 3 एटलस किसी ऐसी चीज का हिस्सा है जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन है। एक दीर्घकालिक परियोजना जो दशकों या शताब्दियों में नहीं बल्कि लाखों वर्षों में फैली हुई है। आकाशगंगा में धीमी गति से स्थापित जांच यानों की एक प्रणाली जिसे उभरती सभ्यताओं में रुचि जगाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक उसी समय जब वे विसंगतियों का पता लगाने के उपकरण प्राप्त कर रही हों। इसे तेज गति से यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, इसे सीधे संवाद करने की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल उस सटीक क्षण में ध्यान में आने की आवश्यकता है जब कोई सभ्यता सही प्रश्न पूछने में सक्षम हो जाती है। यदि यह सिद्धांत सत्य है तो 3 आई एटलस यहाँ संयोग से नहीं है, ये ठीक उसी समय आया जब इसकी आवश्यकता थी। और ये हमें इस बात का एहसास कराता है कि शायद बुद्धि अपने उच्चतम रूप में प्रभुत्व या विजय प्राप्त नहीं करती, यह प्रतीक्षा करती है, यह देखती है, यह मापती है, और तारों के बीच की खामोशी में यह विकसित होती है। 3 एटलस के बारे में ज्ञात सभी आंकड़ों में एक बात खगोल भौतिकविदों को किसी भी धात्विक विसंगति या असंभव कक्षा से कहीं अधिक परेशान कर रही है, इसका सटीक समय निर्धारण। यह न केवल तब प्रकट हुआ जब पृथ्वी के पास इसकी प्रकृति का पता लगाने के लिए पर्याप्त उपकरण थे, बल्कि इसके रासायनिक उत्सर्जन विशिष्ट कक्षीय चरणों के दौरान शुरू हुए। जब सूर्य का प्रकाश, ग्रहों का संरेखण और यहाँ तक कि पृथ्वी आधारित दृश्यता भी सर्वोत्तम थी, मानो इसे पूर्णता से समयबद्ध किया गया हो, न कि शानदार दिखने के लिए बल्कि केवल पता लगाने योग्य होने के लिए। यह कोई संयोग नहीं है, यह रणनीति है, और यह परग्रही जीवन की हमारी कल्पना से कहीं अधिक परिष्कृत अवधारणा का संकेत देता है। यह एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करता है जिसकी तकनीक धैर्य पर आधारित है, एक ऐसी सभ्यता जो कल के परिणामों के लिए नहीं बल्कि भूवैज्ञानिक समय सीमाओं में परिणामों के लिए बीज बोती है। इस संदर्भ में 3 आई एटलस किसी धूमकेतु की तरह कम और निगरानी की एक आकाश गंगागत संरचना में एक उपकरण की तरह अधिक प्रतीत होता है, जो चुपचाप प्रणालियों से गुजरता है, चरों की जांच करता है, परिणामों को दर्ज करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यह ध्यान आकर्षित करने की मांग नहीं करता, यह केवल उन्हीं लोगों को पुरस्कृत करता है जो यादृच्छिकता के पीछे छिपी सुनियोजित प्रक्रिया को समझने के लिए गहराई से देखते हैं। 3 एटलस विस्फोटों के बाद कुछ सूक्ष्म बदलाव शुरू हो गए हैं, अंतरिक्ष में नहीं बल्कि हमारे भीतर। वैज्ञानिक अब केवल इसकी धातुओं और कक्षाओं का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, वे उन बुनियादी ढांचों पर ही सवाल उठा रहे हैं जिनका उपयोग हम प्राकृतिक या कृत्रिम को परिभाषित करने के लिए करते हैं। दार्शनिक, धर्मशास्त्री, गणितज्ञ और अभियंता सभी एक ही प्रश्न में उलझे हुए हैं। यदि बुद्धि अदृश्य, मौन और कालातीत हो सकती है तो हम इसके अस्तित्व को कैसे सिद्ध कर सकते हैं? और इसी प्रश्न में अंतिम मोड़ निहित है। शायद 3 नेत्रों वाला एटलस कभी कुछ साबित करने के लिए नहीं बनाया गया था, शायद इसे ब्रह्मांड को बदलने के लिए नहीं बल्कि हमें बदलने के लिए भेजा गया था, क्योंकि अब हम आकाश को अलग नजरिए से देखते हैं, अब हम धूल के कणों पर संदेह करते हैं, अब हम आकृतियों को और गहराई से देखते हैं। हम चुप्पी पर भरोसा नहीं करते, ऐसा करने से हमारा विकास होता है, तकनीकी रूप से नहीं बल्कि बौद्धिक रूप से। और शायद, बस शायद, यही हमारा मूल उद्देश्य था, संपर्क नहीं, आक्रमण नहीं, बल्कि चिंगारी जगाना। जिस आकाश का हमने सदियों से अध्ययन किया है उसमें 3 एटलस एक आतिशबाजी के रूप में नहीं, एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रश्न के रूप में प्रकट हुए, इतने सटीक, इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से मौन कि इसने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये कोई खोज नहीं थी, ये एक टकराव था, परदेशियों से नहीं, खतरे से नहीं, बल्कि उस चीज से जिससे हम हमेशा सबसे ज्यादा डरते आए हैं, अकेले न होना और तैयार न होना। क्योंकि अगर जो हमने देखा है वह सच है, अगर यह वस्तु ऐसी परिष्कृत धातुएं उत्सर्जित कर रही है जो किसी ज्ञात प्राकृतिक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, अगर इसका प्रक्षेप पथ बहुत सटीक है, इसका उत्सर्जन बहुत लयबद्ध है, इसकी चुप्पी बहुत रणनीतिक है, तो हम किसी पत्थर को नहीं देख रहे हैं, हम गतिमान बुद्धि को देख रहे हैं।
ऐसी बुद्धि जो दिखने की इच्छा नहीं रखती बल्कि ध्यान आकर्षित करने की प्रतीक्षा करती है। और अब जब हमने इसे देख लिया है तो क्या बदलता है? हो सकता है कि इससे कोई फर्क न पड़े कि 3 एटलस एक प्रोब है, एक अवशेष है या एक भूत है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। इसने हमें और करीब से देखने, मिलकर काम करने, प्राकृतिक, कृत्रिम और संभावित हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। और ऐसा करते हुए इसने आंकड़ों से कहीं अधिक मूल्यवान चीज पीछे छोड़ दी। इसने एक दर्पण छोड़ दिया, क्योंकि क्या पता असली संदेश धातुओं, पथ या मौन में न हो। क्या पता असली संदेश हमारी प्रतिक्रिया में हो,